Hello dear aspirants and welcome to EduTab. So guys, if you're targeting NABARD Grade A 2026 exam, this is for you. तो guys, इस साल जनवरी में आपका 2025 साइकिल का जो NABARD एग्ज़ाम था वो कंडक्ट हुआ एंड ये जो आपका आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का फेज़ 1 जो मेमोरी बेस्ड पेपर है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और साथ साथ इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको देंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा गाइस, आपको सबसे पहले ये पता चलेगा कि किस डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, क्या उनका पैटर्न रहता है, आपको कितना स्कोर करना होता है। अब आपकी बार तो कट ऑफ सिर्फ 6 मार्क्स गई प्रीलिम्स में, जो कि पिछले सालों से ऑलमोस्ट हाफ है, क्योंकि 2024 में अराउंड 10.75, अगर हम और पीछे बात करें तो कट ऑफ कहीं ना कहीं जो आपकी 10+ हुआ करती थी, 11+ हुआ करती थी, लेकिन अब की बार जो हमने कट ऑफ देखी वो सिर्फ 6 मार्क्स देखी। तो ये एक चेंज देखने को मिला, क्योंकि ऑब्वियसली पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था आपकी बार, मतलब कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स, बहुत ज़्यादा नहीं बट कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स थोड़ा डिफिकल्ट था। तभी कट ऑफ क्या हुई, अपने आप नीचे आ गई। अब आप सोच रहे होगे सर ये तो नॉन मेरिट सेक्शन होता है इंग्लिश तो नाबार्ड में। यस दैट्स ट्रू, ये नॉन मेरिट सेक्शन का पेपर है, लेकिन कट ऑफ तो इसमें भी क्लियर करनी होती है आपको। अगर आप क्वालिफाई नहीं करोगे, बेशक इससे आपका सिलेक्शन इस पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन क्वालिफिकेशन तो करता है। अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया, यू विल नॉट बी एबल टू सिट इन द नेक्स्ट फेज ऑफ द एग्जाम। तो इसीलिए हम आपको पूरा सॉल्यूशन देंगे, इससे आपको पता चलेगा कि आपको कौन से एरियाज है जहाँ पे फोकस करना है और कौन से वो सेक्शंस हैं जो आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके जाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको अपने स्पेशल कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ। गाइज, अगर आप सच में रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम जैसे आरबीआई, नाबार्ड, पीएफआरडी, एसएबी इनकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास स्पेशल कोर्सेज हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में, राइट। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं कोर्स के बारे में बताता हूँ आपको। आपको बस क्या करना है, देखो अपने ब्राउज़र पे जाना है आपने, और अपने ब्राउज़र पे जाके आपको बस टाइप करना है edutab.in, EDUTAP, edutab.in। और जैसे ही आप edutab.in सर्च करेंगे, आप हमारे लर्निंग पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखेंगे सारे के सारे कोर्सेज। इसमें हमारा नबार्ड ग्रेड ए कोर्सेज ऊपर ही है, इस पर क्लिक कीजिए, नीचे स्क्रॉल कीजिए और ये रहे आपके नबार्ड ग्रेड ए कोर्सेज। भाई सबसे पहले तो आपका पास 2 डे डेमो कोर्स है, जो हमारा गोल्ड कोर्स है वो 2 दिन के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। इसमें आपको सभी लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, 2 दिन के लिए बिल्कुल फ्री है। आप जितनी मर्जी चाहे वीडियोस देखिए, द पर्पज इज टू मेक यू अंडरस्टैंड द कंटेंट क्वालिटी दैट वी प्रोवाइड। उसके अलावा फिर हमारे पास टॉपअप कोर्सेज हैं, फेज़ 2 की टेस्ट सीरीज़ है। आप नीचे आएंगे तो फेज़ 1 प्लस फेज़ 2 की भी टेस्ट सीरीज़ है। और ये हैं हमारे बेस्ट सेलिंग कोर्सेज गोल्ड कोर्स, जिसमें आपको कंप्लीट कवरेज मिलता है। इसके बाद आपको और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आप लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे एग्जाम से पहले, प्री रिकॉर्डेड कॉन्सेप्ट क्लासेस ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स हैं, समरी शीट्स हैं, हर सब्जेक्ट के लिए मॉक टेस्ट है, इंटरव्यू सेशंस हैं, ARD, ESI, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हर चीज़, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, सब कुछ इसके अंदर आपको प्रोवाइडेड है। तो यू डू नॉट नीड एनीथिंग एल्स बियॉन्ड दिस। और अगर आपको लग रहा है कि आपका फेज़ 1 अगर आपका रेडी है, आपको सिर्फ फेज़ 2 की तैयारी करनी है, तो आप ये सिल्वर कोर्स भी एनरोल कर सकते हैं। गाइस, इन पे अभी फ्रीडम 76 कूपन कोड के साथ हम 76% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे पे। सो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी कंस्ट्रक्टिव एंड फ्रूटफुल फॉर योरसेल्फ। तो चलिए आते हैं गाइस हमारे पेपर पे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे 2025 एग्जाम के। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। पहले 5 क्वेश्चन हैं आपके पास। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस इज गिवन विद द वर्ड अंडरलाइंड या गिवन इन बोल्ड। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट रिप्लेसेस द अंडरलाइंड वर्ड टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली करेक्ट। सो एक वर्ड बोल्ड करके दिया हुआ है, हमें इसकी रिप्लेसमेंट ढूंढनी है। So first question is, the central bank adopted a circumspect stance while commenting on inflationary pressures. Circumspect क्या होता है guys? मतलब किसी जो मुद्दे की बात है उसको उस पे ना आना, उससे राउंड ऑफ का मतलब उससे बच के निकल जाना। तो मतलब मुद्दे की बात को अवॉइड करना, इधर उधर की बातें करना। तो सर्कमस्पेक्ट को केयरलेस, कॉशियस, इंडिफरेंट या रिएक्शनरी। यस गाइस, तो द सेंट्रल बैंक अडॉप्टेड अ सर्कमस्पेक्ट स्टांस। अब देखो सेंट्रल बैंक है वो केयरलेस स्टांस तो नहीं लेगा, इंडिफरेंट इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट्स इंडिफरेंट। रिएक्शनरी स्टांस नहीं, द करेक्ट आंसर इज कॉशियस स्टांस। कॉशियस मतलब बड़ा ही
सोच समझ के वहाँ पे जो कदम उठाते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स की बात होगी जब कमेंट करेंगे तो लोगों में, मीडिया में सवाल उठेंगे। तो सर्कमस्पेक्ट वैसे भी एक वर्ब है यार, सर्कमस्पेक्ट इज अ वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एक एडजेक्टिव होना चाहिए था, एंड केयरलेस नहीं हो सकता, इनडिफरेंट स्टांस, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता सेंट्रल बैंक को, डजंट मेक एनी सेंस, रिएक्शनरी, जो एक मतलब किसी जो एकदम से रिएक्शन के बेस पे जो दिया जाए, मतलब इम्पल्सिव स्टांस, यहाँ पे आना चाहिए कॉशियस। ऑप्शन बी वाज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द रिपोर्ट वार्नड अगेंस्ट द पर्निशियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनचेक्ड फिस्कल एक्सपेंशन। पर्निशियस, पर्निशियस क्या होता है गाइस, जो धीरे धीरे आपको मतलब धीरे धीरे और खराब होता जाता है, और आपको हार्म देता जाता है, आपको चोट पहुंचाता जाता है। जैसे कैंसर होता है ना, कैंसर इज पर्निशियस, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आपको हार्म करता रहेगा। सो द रिपोर्ट वार्नड अगेंस्ट द बेनिफिशियल कॉन्सिक्वेंसेज। बेनिफिशियल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं गाइस, डिलेड कॉन्सिक्वेंसेज नहीं, हार्मफुल या न्यूट्रल। आई थिंक द करेक्ट आंसर इज पर्निशियस इज हार्मफुल, जो धीरे, जो आपको चोट पहुंचाता है, जो आपको कष्ट पहुंचाता है, उसको बोलते हैं पर्निशियस, सो दैट इज हार्मफुल। सो ऑप्शन सी वाज योर करेक्ट आंसर। Next question, guys. The framework aims to preempt systemic risks rather than respond after damage occurs. कि framework preempt क्या होता है, पहले ही किसी चीज को भांप लेना। प्री का मतलब ही क्या होता है इस पहले, राइट। तो preempt करना मतलब भांप लेना कोई चीज। तो इसमें पोस्टपोन करना सिस्टेमिक नहीं, एंटिसिपेट यस, ओवरलुक मतलब उसको अनदेखा कर देना नहीं, एग्रीवेट उसको और भड़का देना नहीं। द करेक्ट आंसर इज एंटिसिपेट करना, मतलब उसको पहले ही भांप लेना। सो द फ्रेमवर्क एम्स टू एंटिसिपेट, कि जो फ्रेमवर्क है वो एंटिसिपेट करेगा सिस्टेमिक रिस्क को, रादर देन रिस्पॉन्स देने की जब डैमेज हो चुका हो, तो मतलब प्रिवेंशन करेगा रादर देन क्योर, क्या बोलते हैं, क्योर, क्योर की बजाय प्रिवेंशन इज बेटर। सो एंटिसिपेट इज द राइट वर्ड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ प्रोजेक्शंस वर टेम्पर्ड बाय डिक्लाइनिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। टेम्पर्ड का मतलब होता है गाइस, उसको थोड़ा सा मतलब इजी बना देना। टेम्पर्ड ग्लास नहीं होता आपके, सॉफन कर देना, सॉफ्ट कर देता है जो किसी चीज़ के इम्पैक्ट को, तो उसको बोलते हैं टेम्पर्ड। तो इंटेंसिफाइड और बढ़ा देना नहीं, मॉडरेट कर देना यस, एलिमिनेट कर देना नहीं, डिस्टॉर्ट मतलब होता है उसको बिगाड़ देना, डिस्टॉर्ट कर देना, खराब कर देना नहीं। द करेक्ट आंसर इज मॉडरेटेड। सो ग्रोथ प्रोजेक्शंस वर मॉडरेटेड बाय डिक्लाइनिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के घटने की वजह से जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस थी वो थोड़ी धीरे धीरे सॉफ्ट हो गई, मतलब इतनी हाई नहीं जितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट थोड़ी मॉडरेट हो गई। तो टेम्पर्ड इज मॉडरेटेड, सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वर्ड है गाइस, द कमेटी प्रेजेंटेड अ कोजेंट आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट प्रीमेच्योर रेट कट्स। कोजेंट आर्ग्यूमेंट, यस गाइस, कंफ्यूजिंग, परसुएसिव, वर्बोस या वीक। गाइस कोजेंट होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बड़ा ही कन्विंसिंग। सो द कमेटी प्रेजेंटेड अ परसुएसिव, परसुएड करना मतलब किसी को कन्विंस करना, so that's cogent for you. So a cogent argument against premature rate cuts, कि premature rate cuts के खिलाफ जो कमेटी थी उन्होंने एक persuasive या cogent argument दिया, मतलब एक strong argument दिया। So option B is your correct answer. चले guys, next question है, choose the option in which the idiom or phrase is most accurately used in the context. चलिए, तो आपको एक idiom दिया हुआ है बोल्ड में, और हमें देखना है कि किस सेंटेंस में उसको aptly यूज किया गया है। सो पहला जो ईडियम है वो है हमारे पास मूव द निडल। यस गाइस, व्हाट इज मूविंग द निडल मीन? व्हाट डज मूविंग द निडल मीन? यस गाइस, तो उसने ऑप्शन दिया, देखना, इंक्रीमेंटल रिफॉर्म्स फेल टू मूव द नीडल ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मतलब टू मेक टू स्टार्ट एन एक्शन, टू स्टार्ट अ टू टेक अ स्टेप, उसको बोलते हैं टू मूव द नीडल। The minister moved the needle of the chart. No. The needle was moved during the discussion. No. She moved the needle carefully while writing. No. The committee moved the needle on policy. ये हो सकता है, to move the needle means to take initiate, मतलब to initiate something. Move the needle on policy या incremental reforms fail to move the needle on employment generation. Option A is the better choice guys, कि incremental reform से भी employment generation को कोई वो नहीं मिला, इम्पेटस नहीं मिला, कोई पुश नहीं मिला। सो टू मूव द नीडल मीन्स टू स्टार्ट समथिंग, टू डू समथिंग। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। सेकंड है गाइस, टू टो अ फाइन लाइन। टू टो अ फाइन लाइन का मतलब क्या होता है?
मतलब जो भी परेशानियां हैं उन सबको मैनेज करना, एक साथ रखना। मतलब ये नहीं कि नुकसान हो ही जा रहा है और आप उधर से एफर्ट डाले जा रहे हो, नहीं। टू टो अ फाइन लाइन मीन्स टू बैलेंस योर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। सो द पॉलिसी टोज द लाइन लिटरली, नहीं, ये नहीं। द ऑफिशियल टोड अ फाइन लाइन ड्रॉन ऑन द फ्लोर, नहीं। The organization towed a fine line between growth revival and inflation control. Yes, कि उन्होंने दोनों को बैलेंस करके रखा. She fine lined the document. Doesn't make sense. The line was towed by policy. No, the policy toes the line literally. Doesn't make sense. Option C is the correct answer. The organization towed a fine line between growth revival and inflation control. So option C is the right choice. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन समथिंग. सो किसी पे ठंडा पानी डालना मीन्स मतलब किसी चीज को वो कर देना, रोक देना बेसिकली. तो वाटर वॉज कोल्डली थ्रोन, नहीं. कोल्ड वाटर वॉज थ्रोन ऑन द मॉडल, नहीं. ही थ्रू कोल्ड वाटर, वाटर कोल्डली, नहीं. द पॉलिसी पोर्ड कोल्ड वाटर पॉजिटिवली, नहीं. वीक डेटा थ्रू कोल्ड वाटर ऑन रेट कट एक्सपेक्टेशंस, के वीक डेटा की वजह से रेट का कट एक्सपेक्टेशंस पे ठंडा पानी हो गिर गया, मतलब वो बेकार हो गया वीक डेटा की वजह से. सो ऑप्शन ई इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, एट क्रॉस पर्पसेस. क्रॉस पर्पसेस मतलब होता है एक का काम कुछ और है, दूसरे का काम कुछ और है. तो क्रॉस पर्पस पे होना मतलब मैं अगर ये कर रहा हूँ तो तुम उल्टा कर रहे हो, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करना, ये होता है एट क्रॉस पर्पसेस. So option A, fiscal and monetary authorities often work at cross purposes. Yes. Authorities crossed purposes deliberately. No. The purpose crossed the policy. Doesn't make sense. They crossed purposefully. The purpose crossed. नहीं guys. The fiscal and monetary authorities often work at क्रॉस पर्पसेस, के वो उल्टा काम करते हैं, मतलब ऑपोजिट काम करते हैं. फिजिकल वाले अपना देखते हैं, मॉनेटरी अथॉरिटीज अपना देखती हैं. सो दे वर्क एट क्रॉस पर्पसेस. लास्ट है गाइस, टू टेक विद द पिंच ऑफ सॉल्ट. ये तो हमें पता होगा शायद. मतलब कि बिल्कुल सही 100% सही नहीं, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है. तो 19-21 का फर्क होना उसको बोलते हैं टू टेक समथिंग विद द पिंच ऑफ सॉल्ट. तो शी पिंच द सॉल्ट, नहीं. ही कुक्ड विद द पिंच ऑफ सॉल्ट ऑफ एडवाइस, नो. सॉल्ट वाज लिटरली टेकन, नो. मार्केट रूमर शुड बी टेकन विद द पिंच ऑफ सॉल्ट, यस. सॉल्ट वाज पिंच्ड कॉशियसली, नहीं. मार्केट रूमर शुड बी टेकन विद द पिंच ऑफ सॉल्ट, क्या हमेशा सच नहीं होती, उनमें ऊपर नीचे गड़बड़ मिल सकती है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होती. तो मार्केट रूमर्स आर नॉट टू बी टेकन एग्जैक्टली, दे शुड बी टेकन विद पिंच ऑफ सॉल्ट, के मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है. तो ये थे गाइस आपके इडियम्स बेस्ड क्वेश्चंस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, आइडेंटिफाई द पार्ट कंटेनिंग एन एरर. तो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन है गाइस, चलिए सॉल्व करते हैं. द रिपोर्ट डिस्पाइट बीइंग डिटेल्ड fails to address how regional disparities continues to impede inclusive growth across states. तो यहाँ पे क्या गलती थी गाइस, देखना. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती थी, पहला क्लॉज ठीक था, दूसरे क्लॉज में गलती है, देखना. द रिपोर्ट डिस्पाइट बीइंग डिटेल्ड फेल्स टू, फेल्स ठीक था क्योंकि रिपोर्ट सिंगुलर है, तो दिस इज करेक्ट. लेकिन गलती आगे थी, देखना. फेल्स टू एड्रेस हाउ रीजनल डिस्पैरिटीज. अब डिस्पैरिटीज की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूज. डिस्पैरिटीज प्लूरल है, कॉन्टिन्यूज हम सिंगुलर में यूज करते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर, continue to impede, मतलब to block inclusive growth across states. So यहाँ पे option C is the correct answer. So option C is your right choice. So क्या होना चाहिए था, the report despite being detailed fails to address how regional disparities continue to impede inclusive growth across states. तो option C was the erroneous part. Continues की जगह क्या होना चाहिए था, continue. चलिए सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन. Not only the committee members but also the empirical evidence strongly suggest a need for recalibration in the framework. कहीं ये हमने कंजंक्शन में किया है. नॉट ओनली बट ऑल्सो में अगर आपको दो नाउन कनेक्टेड मिलते हैं, तो कौन सा नाउन डिसाइड करता है कि वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, जो नाउन वर्ब के ज़्यादा नज़दीक होता है, याद है. आइदर और, नीदर, नॉर एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो. इन तीनों पेयर्स में क्या रूल बनता है, विच एवर नाउन इज क्लोजर टू द वर्ब विल इम्पैक्ट द वर्ब. तो यहाँ पे देखना, नॉट ओनली के साथ क्या था, कमेटी मेंबर्स, और बट ऑल्सो के बाद क्या था, एम्पेरिकल एविडेंस. एविडेंस क्या है, सिंगुलर. सिंगुलर के लिए क्या होना चाहिए था, वर्ब को भी सिंगुलर होना चाहिए था. तो यहाँ पे सजेस्ट नहीं, क्या आएगा, सजेस्ट्स आएगा. So not only the committee members but also the empirical evidence strongly suggests a need for
recalibration in the framework. So again option C is your erroneous part here. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Hardly had the guidelines been announced when markets began factoring their implications into asset prices. हार्डली अगर स्टार्टिंग में आता है तो हार्ड ये इन्वर्जन रूल लगता है, वो ठीक है. और हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली के साथ व्हेन यूज होता है, आगे क्या है व्हेन, ये भी ठीक है. तो भाई देखो ऐसे रूल्स आपको क्लिक करने चाहिए कि अच्छा ये पर्टिकुलर इसमें क्या गलती हो सकती है. हार्डली से स्टार्ट हो रहा है तो एक एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो इन्वर्जन रूल होना चाहिए था. मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा. और दूसरा कंजंक्शन के रूल देखें तो हार्डली, बेयरली और स्कैर्सली के साथ हम क्या ही पेयर करते हैं, व्हेन. तो हार्डली हैड द गाइडलाइंस बीन अनाउंस्ड, कि अभी गाइडलाइंस अनाउंस हुई ही थी, तभी क्या हुआ, व्हेन मार्केट्स बिगैन फैक्टरिंग देयर मार्केट्स, ठीक है, began factoring their implications into asset prices. बिल्कुल ठीक है सेंटेंस. देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस गाइस. तो नो एरर वाले भी ऑप्शन पॉसिबल था जो यहाँ पे करेक्ट था. तो देयर वाज नो एरर, सेंटेंस वाज करेक्ट एज इट इज. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. Yes, guys, the central bank cautioned against overreacting to short term price pressures while simultaneously emphasizing on the need for structural reforms. Guys, emphasize के बाद on use नहीं होता. इंसिस्ट ऑन होता है, परसिस्ट ऑन होता है, लेकिन एम्फसाइज ऑन नहीं. एम्फसाइज का खुद ही मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के ऊपर जोर देना, एम्फसाइज करना. तो हम एम्फसाइज के बाद हम ऑन यूज़ नहीं करते, याद रखना. तो ये गलत प्रपोजिशन यूज़ हुआ है यहाँ पर. मुझे देखो एज ए टीचर मुझे पता है कि गलती कहाँ पे है, लेकिन आपको ये चीज़ मतलब क्लिक करनी चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है. तो द सेंट्रल बैंक कॉशन्ड अगेंस्ट ओवर रिएक्टिंग to short-term price pressures while simultaneously emphasizing the need for structural reforms. होगा, emphasizing on नहीं होगा. तो यहाँ पे आपके पास D में गलती थी. So the central bank cautioned against overreacting to short-term price pressures while simultaneously emphasizing the need, not emphasizing on the need for structural reforms. So option D was your erroneous part. चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा एरर वाले खत्म हो गए. नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन में क्या है गाइस, देखना. इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो 4 वर्ड्स आर गिवन इन बोल्ड. ठीक है, these 4 words may or may not be in their correct position. The sentence is followed by options with the correct combination of words that should replace each other in order to make the sentence grammatically and contextually correct. ठीक है, तो इस अगर if the sentence is correct as it is, select option E. तो वर्ड स्वैप के क्वेश्चन है गाइस, वर्ड स्वैप बोलते हैं इसको. आपको 4 वर्ड बोल्ड करके दिए हैं और उन्होंने पूछा कि क्या सारे वर्ड्स अपनी जगह पे सही हैं, नहीं तो फिर कौन से वर्ड्स को हमें इंटरचेंज करना है, तो वर्ड स्वैप बोलते हैं इसको. यस गाइस, तो क्या है वर्ड स्वैप में, देखना. सम अमेरिकन ऑफिशियल्स लीड टू होप दैट रिज्यूम्ड सैंक्शंस ऑन ईरान विल अपीयर टू अ पॉपुलर अपराइजिंग. विल अपीयर तो ठीक नहीं लग रहा मुझे. सम अमेरिकन ऑफिशियल्स अपीयर टू होप, लीड टू होप नहीं, अपीयर टू होप होगा. Some American officials appear to hope, ये होना चाहिए था, that resumed sanctions on Iran will lead to, yes, will lead to a popular uprising. ये uprising ठीक है, resume ठीक है, लेकिन A और C interchange होने चाहिए. तो some American officials appear to hope that resumed sanctions on Iran will lead to a popular uprising. So A with C, yes है A, yes, option B is your correct answer guys. चलिए next question. Tariffs has imported higher China on 603 items imposed from the US. नहीं, imported होना चाहिए था. Tariff has imported नहीं, ये भी गलत है. China has अच्छा ये होगा सी. So China से start होगा. China has imported higher नहीं, imposed ये होना चाहिए था. China has imposed higher tariffs on 603 items imported from the US. So ये A with C and B with D है. A with C and B with D, yes, option D. Yes guys, ये है correct answer. So क्या होना चाहिए था, China has imposed higher tariffs on 603 items imported from the US. So option D was the right choice. चलिए क्वेश्चन नंबर 17. NATO ally world leads the Turkey in the journalists of number jailed. नहीं, NATO ally world नहीं, NATO ally टर्की होना चाहिए. नेटो एलाई टर्की लीड्स द वर्ल्ड. हाँ, तो नेटो एलाई, नेटो में का एलाई जो है टर्की, सो नेटो एलाई टर्की लीड्स द वर्ल्ड इन द नंबर ऑफ जर्नलिस्ट जेल्ड. अच्छा, नेटो एलाई टर्की लीड्स द वर्ल्ड इन द नंबर ऑफ जर्नलिस्ट जेल्ड. सो ए विद बी एंड सी विद डी.
ए विद बी एंड सी विद डी, यस ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। तो ये होते हैं इस वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस, इनको हमें लॉजिकली पढ़ के और विद सिंटेक्स इंटरचेंज करना होता है, सो यू कैन फाइंड देम एंड सॉल्व देम वेरी इजीली। चलिए गाइस, नेक्स्ट है आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। चलिए, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हमेशा रिवर्स रीडिंग से सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चंस पढ़ो और फिर अपने ऑप्शंस पे आएंगे। तो ये था आपका पैसेज। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉरवर्ड गाइडेंस। के फॉरवर्ड गाइडेंस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, और ऐसे अपने कीवर्ड नोट डाउन किया करो ताकि आपको वो ढूंढने में हेल्प मिले एग्जाम में। सो व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरवर्ड गाइडेंस, तो फॉरवर्ड गाइडेंस का ऑब्जेक्टिव हमें ढूंढना है। सेकंड, व्हाई डिड फॉरवर्ड गाइडेंस गेन प्रोमिनेंस आफ्टर द फाइनेंशियल क्राइसिस, के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद फॉरवर्ड गाइडेंस को फॉरवर्ड गाइडेंस इतनी फेमस क्यों हो गई, ये हमें ढूंढना है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद फॉरवर्ड गाइडेंस फेमस क्यों हो गई। नेक्स्ट है इज व्हाट वीकन्स द इफेक्टिवनेस ऑफ फॉरवर्ड गाइडेंस, के क्या चीज़ है जो फॉरवर्ड गाइडेंस को कमज़ोर बना देती है। ऑब्जेक्टिव उसका फेमस क्यों हुआ और उसको वीक क्या चीज़ करती है, ठीक है। वाई इज़ फॉरवर्ड गाइडेंस लेस प्रिडिक्टेबल इन इमर्जिंग इकोनॉमीज़, कि इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में फॉरवर्ड गाइडेंस इतनी लेस प्रिडिक्टेबल क्यों है, ये हमें ढूंढना है। व्हाट अप्रोच आर सेंट्रल बैंक्स नाउ प्रेफरिंग, कि क्या सेंट्रल बैंक्स क्या अप्रोच प्रेफर कर रहे हैं, ये हमें ढूंढना है। देन विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑथर्स टोन, अच्छा ऑथर की टोन बतानी है तो पढ़ के समझ आएगा। द वर्ड हेट्रोजिनिटी मोस्ट नियरली मीन्स, ये बोल्ड करके दिया हुआ है तो पढ़ के देखेंगे। एंड देन एक और क्वेश्चन है, विच कैन इम्प्लाई वॉलेटिलिटी अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इनमें से क्या चीज़ है जो वॉलेटिलिटी बढ़ा सकती है, तो वॉलेटिलिटी बढ़ा सकती है वो हमें ढूंढना है। फिर हमें बताना है सेंट्रल बैंक क्या अप्रोच प्रेफर कर रहे हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज में फॉरवर्ड गाइडेंस क्यों लेस प्रेडिक्टेबल है, क्या चीज़ है जो फॉरवर्ड गाइडेंस को वीक कर देती है, फॉरवर्ड गाइडेंस फेमस क्यों हुआ फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, और ऑब्जेक्टिव क्या है फॉरवर्ड गाइडेंस का। तो चलिए अब पढ़ते हैं, अब हमें समझ आ रहा है पैसेज कहीं फॉरवर्ड गाइडेंस से ही रिलेटेड है और उसमें हमें पता है क्या ढूंढना है हमें। तो एक रीडिंग में हम सारे आंसर्स ढूंढ पाएंगे। चलिए देखते हैं। इन रिसेंट ईयर्स सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैव इंक्रीजिंगली रिलाइड ऑन फॉरवर्ड गाइडेंस as monetary policy. In recent years, central banks across the world have increasingly relied on forward guidance as monetary policy tool to influence market expectations. तो वो फॉरवर्ड गाइडेंस को मॉनेटरी पॉलिसी टूल की तरह यूज कर रहे हैं सेंट्रल बैंक्स आजकल, क्या करने के लिए, टू इन्फ्लुएंस मार्केट एक्सपेक्टेशंस बाय सिग्नलिंग द लाइकली फ्यूचर पाथ ऑफ इंटरेस्ट रेट्स. By signaling the likely future paths of interest rates, policymakers aim to enhance transparency, reduce uncertainty, and strengthen policy transmission. Forward guidance gained prominence after the global financial crisis when conventional policy instruments approached their limits. ये रहा आपका आंसर कि क्यों फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद फेमस हुआ, क्योंकि पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट अप्रोच उनको अपनी लिमिट तक पहुंच गए थे, जो कन्वेंशनल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स थे, दे अप्रोच देयर लिमिट्स. हाउएवर द इफेक्टिवनेस ऑफ फॉरवर्ड गाइडेंस इज फार फ्रॉम गारंटेड, इतनी पक्का नहीं है इफेक्टिवनेस इसकी. इट्स सक्सेस डिपेंड्स क्रिटिकली ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक and the consistency between communicated intent and subsequent action. इसके इस पे डिपेंड करती है फॉरवर्ड गाइडेंस के सक्सेस. व्हेन गाइडेंस इज परसीव्ड एज एम्बिगुअस और फ्रीक्वेंटली रिवाइज्ड, इट कैन एम्पलीफाई वॉलेटिलिटी. हाँ ये देखो, ये भी एक क्वेश्चन था कि अगर उसको एम्बिगुअस या फ्रीक्वेंटली रिवाइज किया जाएगा तो फिर उससे क्या होगा, वॉलेटिलिटी जनरेट होगी. मतलब उससे एक क्वेश्चन था ना कि क्या चीज़ है जो उसको वीकन कर देती है, तो एम्बिगुअस या फ्रीक्वेंटली रिवाइज्ड ये जो आपकी फॉरवर्ड गाइडेंस है ये इसको वॉलेटिलिटी इसकी एम्पलीफाई कर देती है रादर देन सप्रेस इट. मोर ओवर excessive reliance on verbal assurances may constrain future policy flexibility, especially in environments characterized by rapid structural change. तो ऐसे इन्वायरमेंट्स में जहाँ पे रैपिड स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है वहाँ पे ये फ्यूचर पॉलिसी की फ्लेक्सिबिलिटी को कंस्ट्रेन कर सकती है, कब, एक्सेसिव रिलायंस ऑन वर्बल अश्योरेंस. चलिए अनदर चैलेंज लाइज इन द हेट्रोजिनिटी ऑफ इकोनॉमिक एजेंट्स. हेट्रोजिनस मतलब हेट्रोजेनिटी मतलब जो एक ही उसके हैं, सेम सिमिलर मतलब बिखरे हुए हैं अलग अलग उसमें. तो हेट्रोजेनस एक तो होता है ना होमोजेनस, एक हेट्रोजेनस, तो अलग अलग तरह के इकोनॉमिक एजेंट्स जो होते हैं उसकी वजह से चैलेंज है. फाइनेंशियल मार्केट्स में इंटरप्रेट गाइडेंस डिफरेंटली फ्रॉम हाउस होल्ड्स और फर्म्स.
तो फाइनेंशियल मार्केट्स में इंटरप्रेट गाइडेंस डिफरेंटली फ्रॉम हाउस होल्ड्स और फर्म्स लीडिंग टू अनइवन ट्रांसमिशन इन इमर्जिंग इकोनॉमीज, ये भी एक क्वेश्चन था मेरा। वेयर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस आर ऑफन लेस एंकर्ड एंड फाइनेंशियल मार्केट्स लेस डीप, फॉरवर्ड गाइडेंस कैन हैव अनप्रिडिक्टेबल इफेक्ट्स। तो क्यों होता है? इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस जो है वो लेस एंकर्ड होती हैं और फाइनेंशियल मार्केट कम डीप होती हैं। यहाँ पे ऐसी इकोनॉमीज में फॉरवर्ड गाइडेंस कैन हैव एन अनप्रिडिक्टेबल इफेक्ट। External shocks such as capital flow reversals or commodity price volatility further complicate communication strategies. ये उसने बोला है recognizing these limitations many central bank now emphasize data dependent guidance rather, ये भी क्वेश्चन था, rather than calendar based commitments. This approach preserves flexibility while still offering directional clarity. Ultimately, forward guidance is best viewed not as a substitute for sound policy fundamentals, but as a complementary instrument whose effectiveness hinges on institutional credibility and macroeconomic stability. वेरी गुड, अच्छा डिफिकल्ट पैसेज था, देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरवर्ड गाइडेंस? एलिमिनेट इन्फ्लेशन, सिग्नल फ्यूचर पॉलिसी इंटेंट, कंट्रोल फिस्कल डेफिसिट्स, रिप्लेस इंटरेस्ट रेट्स या रेगुलेट मार्केट्स? नहीं, इट सिग्नल्स फ्यूचर पॉलिसी इंटेंट, ये होता है फॉरवर्ड गाइडेंस के आगे की प्रिडिक्शन करना। तो इट सिग्नल फ्यूचर पॉलिसी इंटेंट इज द ऑब्जेक्टिव। Second, why did forward guidance gain prominence after the financial crisis? Political pressure, fiscal expansion, limitation of conventional tools, market deregulation और currency instability. उसने बोला था ना कि अपनी जो conventional tools थे they reach their limits. The limitations of conventional tools is the correct answer. Option C is the right choice. What weakens the effectiveness of forward guidance? Transparency, policy consistency, frequent revisions, yes. एंकर्ड एक्सपेक्टेशंस या स्टेबल मार्केट्स? नहीं। फ्रीक्वेंट रिवीजन जो होती हैं फॉरवर्ड गाइडेंस में, ये उसके इफेक्टिवनेस को कम कर देती हैं, ये भी हमने नोट किया था। तो ये देख रहे हो गाइस, एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लो ढंग से, आपको खटाक से एकदम से सारे आंसर मिल जाते हैं और एक ही रीडिंग में आप सारा पैसेज सॉल्व कर सकते हो। बार बार आपको री रेफर नहीं करना पड़ेगा, ऊपर नीचे स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, आप बड़े केयरफुली और बड़े कामली अपने आंसर्स ढूंढ पाओगे। Then why is forward guidance less predictable in emerging economies? Strong institution होते हैं, deep financial markets होती हैं, yes उसने बोला है, unanchored expectations होती हैं, stable currency होती है, नहीं, low inflation होता है, high inflation होता है, low नहीं है, तो deep financial market ये देखना गया उसने बोला था। Emerging where inflation expectations are often less anchored and financial markets are less deep. तो financial markets less deep and expectations less anchored. Yes guys, तो deep financial markets unanchored expectations, unanchored थी anchored थी? Well, inflation expectations are less anchored. Inflation expectations less anchored है, लेकिन आई थिंक द राइट आंसर इज डीप फाइनेंशियल मार्केट्स। यहाँ पे अनएंकर्ड एक्सपेक्टेशंस तो बोला, लेकिन किस चीज़ की ये नहीं बोला, लेकिन डीप फाइनेंशियल मार्केट्स नहीं, लेस डीप बोला है ना उसने, मार्केट्स लेस डीप, नहीं नहीं, फिर सी इज द करेक्ट आंसर। यस गाइज, तो नहीं, मैं लेस डीप बोला था, मैं उसको गलत पढ़ रहा था, तो यहाँ पे अनएंकर्ड एक्सपेक्टेशंस इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट, ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस। चलिए, व्हाट अप्रोच आर सेंट्रल बैंक्स नाउ प्रेफरिंग? कैलेंडर बेस्ड गाइडेंस? नहीं। रिजिड कमिटमेंट्स? नहीं। डेटा डिपेंडेंस गाइडेंस? यस। पॉलिसी साइलेंस? नहीं। फिजिकल कोऑर्डिनेशन? नहीं। डेटा डिपेंडेंस गाइडेंस, लास्ट पैराग्राफ में उसने बोला था कि आजकल सेंट्रल बैंक्स क्या अप्रोच ले रहे हैं कि डेटा के बेसिस पे, ट्रेंड के बेसिस पे करो। चलिए, ऑथर की टोन क्या है? अलार्मिस्ट, खतरे की घंटी बजा रहा है वो? नहीं। क्रिटिकल बट बैलेंस्ड, डिसमिसिव, बिल्कुल उसको रिजेक्ट कर रहा है। सिनिकल, उसको नेगेटिव बोल रहा है। ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव, नहीं। ही इज क्रिटिकल बट ही इज बैलेंस्ड, वो उसको बोल रहा है कि भाई कैसा है, सही भी है, गलत भी है, कहीं कहीं उसके बेनिफिट्स हैं, कहीं कहीं उसके चैलेंजेस हैं, तो क्रिटिकल है बट बैलेंस है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देन द वर्ड हेट्रोजिनिटी, हेट्रोजिनिटी, सिमिलैरिटी, यूनिफॉर्मिटी, स्टेबिलिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी। देखो, प्रिडिक्टेबिलिटी होता है जो किसी को प्रिडिक्ट कर सकते हो आप। स्टेबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी, सिमिलैरिटी, ये इसके ऑपोजिट वर्ड्स हैं, ठीक है, इनका मतलब होता है एक जैसे होना, लेकिन हेट्रोजिनिटी होता है अलग अलग तरह के, तो डाइवर्सिटी इज द राइट सिनोनिम, सो डाइवर्सिटी इज द करेक्ट आंसर है। चलिए, एंड लास्ट क्वेश्चन, विच कैन एम्पलीफाई वॉलिटिलिटी? क्लियर गाइडेंस, anchored expectations, ambiguous communication, yes. Stable policy, data driven signals, नहीं। so volatility किस वजह से आ सकती है? ambiguous communication की वजह से, क्या मैसेज क्लियरली ना पास ऑन किया जाए, so that can bring or amplify volatility, so option C is the correct answer। क्लियर हो गया गाइस? तो कॉम्प्रिहेंशन को ऐसे सॉल्व करते हैं रिवर्स रीडिंग से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं।
यस गाइस, तो आपको डबल फिलर्स आए हैं। तो डिस्पाइट इनिशियल स्केप्टिसिज्म द रिसर्च डिस्पाइट इनिशियल स्केप्टिसिज्म the research team managed to dash a solution that dashed the previously observed anomalies in the data. So despite initial skepticism, the research team managed to develop, हो सकता है, managed to create a solution. You don't create a solution, you develop, हाँ मतलब solution ढूंढते हैं. Propose a solution that ignored, नहीं. Design a solution, highlighted anomalies, नहीं. यहाँ पे मेरे ख्याल से develop a solution that resolved the previously observed anomalies या devise a solution that rectified the anomalies. तो गाइस anomalies होता है छोटी छोटी गलतियां, उनको resolve नहीं, उनको rectify किया जाता है. तो option E is your better answer, devise. So despite initial skepticism, the research team managed to devise a solution. मतलब उन्होंने नया तरीका खोजा जिससे जो पहले anomalies थी वो ठीक हो जाए. So in the anomalies in the data. So option E is the right choice. चलिए next question guys. The central bank's report emphasized that policy decisions must be dash and dash in order to maintain market confidence during volatile periods. So the central bank's report emphasized that policy decisions must be dash and dash. Arbitrary and flexible नहीं. Consistent and transparent yes. Erratic and erratic होता है, बात बात जो बदल जाते हैं नहीं. Reactive and opaque नहीं. डिस्क्रेशनरी एंड अनप्रिडिक्टेबल नहीं गए, यहाँ तो सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए. एक ही आंसर बचता है कि द डिसीजन पॉलिसी डिसीजंस मस्ट बी कंसिस्टेंट एंड ट्रांसपेरेंट in order to maintain market confidence during volatile periods. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. The minister's speech sought to dash public concerns while simultaneously dash support for the new economic reforms. कि मिनिस्टर की स्पीच का क्या पर्पस था? It sought to alleviate public concerns while simultaneously garner support हो सकता है. इंटेंसिफाई पब्लिक कंसर्न्स, उसे कंसर्न्स को और खराब कर देना नहीं. इग्नोर पब्लिक कंसर्न्स नहीं. प्रोवोक पब्लिक कंसर्न्स, उनको और भड़का देना नहीं. एग्जैसरबेट, उनको और खराब कर देना नहीं. अब सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एक ही बचा एलिविएट, मतलब पब्लिक कंसर्न्स को कम कर देना, मतलब उनके जो चिंताएं हैं, उनकी जो इश्यूज हैं उनको कम करना और अपनी नई पॉलिसी के लिए सपोर्ट गार्नर करना. सो द मिनिस्टर स्पीच सॉट टू एलिविएट, एलिविएट होता है गाइस कम करना कोई चीज. एलिविएट बच्चे ना एक ई वाला एलिवेट और एक एल ए वाला एलिवेट इसमें कंफ्यूज होते हैं. ई वाला जो एलिवेट होता है ना वो होता है ऊपर जाना, लेकिन एलिविएट ए वाला जो होता है वो होता है किसी चीज को कम करना. सो इट्स सॉट टू एलिविएट पब्लिक कंसर्न्स व्हाइल साइमल्टेनियसली गार्नर सपोर्ट, मतलब सपोर्ट भी जुटाना. So that's option A is your correct answer. Next question guys, to ensure sustainable growth, companies must dash innovation while dash the risks associated with the new ventures. अब थोड़े contradicting options होंगे. So companies must stifle innovation, कि उसके साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए नहीं. Encourage innovation yes. Suppress innovation no. Promote innovation हो सकता है yes. Abandon innovation नहीं. तो दो ही ऑप्शन पॉसिबल है, B and D. So to ensure sustainable growth, companies must encourage या promote innovation while mitigating the risk या neglecting, risk को neglect थोड़ी करेंगे, उसको खत्म करेंगे, mitigate करेंगे. So option B is the correct answer guys. To ensure sustainable growth, companies must encourage innovation while mitigating the risks associated with new ventures. Last question guys, the scientists' findings were dashed by peers who appreciated both the rigor of the methodology and the dash of conclusions drawn. So the scientists' findings were criticized by peers who appreciated, अप्रिशिएट किया तो क्रिटिसाइज क्यों करेंगे. लॉडेड, तारीफ करना यस. डिसमिस्ड नहीं. इग्नोर किया नहीं. कंडेम किया, कंडेम मतलब उसकी बहिष्कार करना नहीं. सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए. लॉर्ड करना, अपलॉड करते हैं ना, तारीफ करना. सो द साइंटिस्ट्स फाइंडिंग्स वर लॉडेड बाय पियर्स हु अप्रिशिएटेड बोथ द रिगर ऑफ द मेथोडोलॉजी एंड द क्लैरिटी ऑफ द कंक्लूजन्स ड्रॉन. सो ऑप्शन बी वाज योर करेक्ट आंसर. तो ये था गाइस आपका नाबार्ड ग्रेड ए फेज 1 इंग्लिश लैंग्वेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर द ईयर 2025. इससे आपको समझ आएगा कि आपको किस लेवल की प्रिपरेशन करनी है, कौन से टॉपिक्स हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और आपकी तैयारी किस लेवल की होनी चाहिए. तो इसमें अगर आप आराम से 15-16 स्कोर करते हो, इतने क्वेश्चन थे करने वाले जो आप कर सकते थे, तो आपका एक अच्छा
कट ऑफ स्कोर बन जाता है. सो गाइज दैट वाज द पर्पस फॉर दिस. आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एंड इन योर जर्नी हेड. बट जाने से पहले फिर से मैं आपको बता देता हूँ, आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं अगर आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है राइट अवे. तो द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो. नहीं तो आप सीधा हमारे ब्राउजर पे भी जाके कर सकते हैं. कैसे करना है, आपको बस अपने गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके बस आपको टाइप करना है edutap, EDUTAP, edutap.in. जैसे ही आप edutap.in सर्च करोगे आप हमारे होम पेज पे आ जाओगे और यहाँ आपको दिखेंगे सारे कोर्सेज. इसमें नाबार्ड ग्रेड ए कोर्सेज पे क्लिक कीजिए और नाबार्ड ग्रेड ए कोर्सेज नीचे आइए. ये रहे आपके कोर्सेज. एक 2 डे डेमो कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री. जो आप गोल्ड कोर्स है हमारा उसको 2 दिन के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो. फिर हमारे पास टॉपअप कोर्सेज हैं, आपके पास टेस्ट सीरीज हैं फेज़ 2 की और फेज़ 1 प्लस फेज़ 2 की. और ये हैं हमारे बेस्ट सेलर्स गोल्ड कोर्स, जिसमें हर चीज़ आपको मिलेगी. लाइव क्लासेस भी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी, कॉन्सेप्ट नोट्स भी, समरी शीट्स भी, मॉक टेस्ट भी, इंटरव्यू सेशन, फेज़ 1 फेज़ 2 सब कुछ. और अगर आपका फेज़ 1 कंप्लीट है तो सिर्फ फेज़ 2 के लिए ये रहा आपका सिल्वर कोर्स. सो गाइज इस पे अभी हम इंडिपेंडेंस डे पे 76% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं. द कूपन कोड इज freedom76. सो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन. और इन कोर्सेज की वैलिडिटी 1 साल है, तो आप अगले साल साइकिल तक यूज़ कर पाओगे इनको. सो मेक श्योर दैट यू मेक अ वाइज डिसीजन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑन टाइम. अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, प्लीज़ फील फ्री टू कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutab.co.in. So thank you so much once again, guys. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So thank you and happy learning to all of you. Take care. See you soon, guys.